लेक्चर में हमने बात की थी कौन से म्यूटेशंस की, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, सही ना। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लेकिन अब हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। और डीएनए के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है? स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कह लें या इसको बेस पेयर्स जो है वो कह लें, तो इनके क्या होते हैं? स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक CGA, CTC, CCA। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये स्पेसिफिक है सेगमेंट, और ये मैं इस सेगमेंट को कह रहा हूँ जीन। इस सेगमेंट को मैं क्या कह रहा हूँ? जीन। क्यों मैं इसको जीन कह रहा हूँ? क्योंकि इसके पास एक प्रोटीन बनाने का कोड है। इसके पास क्या है? एक प्रोटीन बनाने का कोड मौजूद है। तो ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है जीन। अब इस जीन के अंदर कोई परमानेंट चेंज आ जाए। परमानेंट चेंज किसमें आ जाए? इन डीएनए सीक्वेंस। ये इसके जो डीएनए सीक्वेंस है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, 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 एडेनिन, ये जितने भी डीएनए के सीक्वेंस इसमें हैं, अगर इस जीन के सीक्वेंस में कोई परमानेंट चेंज आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जीन म्यूटेशन। और ये अराइज कैसा होता है? अराइज एज केमिकल चेंज इन एन इंडिविजुअल जीन। किसी भी इंडिविजुअल जीन में कोई केमिकल चेंज आ जाए, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ये सब क्या है? ये केमिकल्स तो है ना। अब इनमें अगर चेंज आ जाए, अब चेंज किस तरीके से आता है, कौन कौन से चेंज आते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल अगर इसके अंदर ये जो आता है बेसिकली जीन म्यूटेशन किसकी वजह से होती है? जब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या आ जाता है? केमिकल चेंज आ जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये काम हो सकता है, म्योसिस के दौरान ये काम हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब कि जीन म्यूटेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन की टाइप्स पढ़ी थी, तो अब यहाँ पर देखते हैं किसकी टाइप्स, जीन म्यूटेशन की हम यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं। तो जीन म्यूटेशन के अंदर एक आ जाती है पॉइंट म्यूटेशन। ये क्या आ जाती है? ये पॉइंट म्यूटेशन। आपकी बुक में जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन एक साथ ही लिखा हुआ है, जबकि पॉइंट म्यूटेशन किसकी टाइप है? जीन म्यूटेशन की टाइप है। दूसरी जो है वो इन्वर्जन है। फिर एक है फ्रेंडशिप म्यूटेशन, इसमें दो आ जाती हैं, डिलीशन आ जाता है और डुप्लीकेशन आ जाता है। पहले बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस बाय एन अदर। रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस बाय एन अदर। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जीन है यहाँ पर सामने, से फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक जीन है CGA, ये एक जेनेटिक कोड है। CTC ये दूसरा जेनेटिक कोड है। और CCA ये एक तीसरा जेनेटिक कोड है। ये क्या है? ये है जेनेटिक कोड। अब आपको पता है जब जेनेटिक कोड, जब जीन ने जो है वो प्रोटीन बनाना होता है, तो पहले क्या बनता है? पहले बनता है मैसेंजर आरएनए। अब इससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो साइटोसिन की जगह पर क्या आ जाएगा? ग्वानिन। ग्वानिन आएगा साइटोसिन। एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, क्योंकि थाइमिन होता ही नहीं है आरएनए में। फिर साइटोसिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा। फिर थाइमिन की जगह के साथ एडेनिन आएगा। और साइटोसिन की जगह पर क्या आएगा? ग्वानिन। यहाँ पर भी ग्वानिन, ग्वानिन, और यहाँ पर यूरेसिल। अब देखिए ये डीएनए से क्या बन गया? ये बन गया मैसेंजर आरएनए बन गया। अब यही जेनेटिक कोड जब मैसेंजर आरएनए पर आ जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कोडोन कहते हैं। पहले ये जेनेटिक कोड थे, अब ये क्या हो गए? कोडोन। ये एक कोडोन है GCU, फिर GAG ये दूसरा कोडोन है, और GGU ये तीसरा कोडोन है। तो अब ये क्या हो गए? ये हो गए इसके अंदर मैसेंजर आरएनए के अंदर हो गए कोडोन। अब ये मैसेंजर आरएनए गया किसके पास? राइबोसोम के पास जाएगा। ये किसके पास आ गया? राइबोसोम के पास। पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, अभी सिंपल से ही बता रहा हूँ। ये कोड चले गए GCU, GAG और GGU, ये कोड आ गए हैं किसके पास? राइबोसोम्स के पास। अब राइबोसोम इन कोड के मुताबिक क्या बनाएगा? इन कोड के मुताबिक बनाएगा प्रोटीन। अब मिसाल के तौर पे हम, मैं अगर कहता हूं कि ये जी CGA, सॉरी पर जेनेटिक कोड की बात करूंगा, तो मैं अगर कहता हूं कि CGA ये किसका कोड है? ये कौन से अमीनो एसिड का कोड है? एलेनिन का। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम, ये किसका कोड है? एलेनिन का। फिर मैं कहता हूँ कि CTC, ये जो है ना CTC है, ये किसका कोड है? ये कोड है ग्लूटामिक एसिड का। और CCA, तीसरा वाला जो हो गया ये CCA,
मैं कहता हूँ ये कोड किसका है, ग्लाइसिन का। अब क्या होगा, GCU, यानी ये पहले ये जो GCU था, ये GCU जो है, इस पे क्या कौन आ जाएगा, इस पर जो है वो कौन सा अमाइनो एसिड आकर अटैच होगा, एलेनिन। इस पर कौन सा अमाइनो एसिड आकर अटैच होगा, ग्लूटामिक एसिड। और यहाँ पर क्या अटैच होगा, ग्लाइसिन। और इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पे प्रोटीन में तो बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, मैं ऐसा सिंपल सा करके आपको बता रहा हूँ कि ये क्या बन गया, ये प्रोटीन बन गया। और एक और बात भी आपको पता है कि इन अमाइनो एसिड को इस राइबोसोम के पास लेकर कौन आएगा, ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए के पास भी इसका अपोजिट कोड होगा, यानी जी की जगह सी, और सी की जगह जी, और यू की जगह ए। और ट्रांसफर आरएनए के पास जो कोड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी कोडोन। उसको हम क्या कहेंगे, एंटी कोडोन। तो मतलब ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि किस तरीके से ये जेनेटिक कोड और ये जीन जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। इसको हम पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं। अब तो एक बात तो आपने भी ये याद रखनी है, जो मैंने भी आपको बताया, कि जब ये जेनेटिक कोड हम कब कहते हैं इसको, हम जेनेटिक कोड इसको कहेंगे जब डीएनए पर होगा, तो ये जेनेटिक कोड होगा। ये जब आरएनए में आएगा तो इसको कोडॉन कहेंगे। और जो ट्रांस मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए के पास इसका एक अपोजिट कोड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी कोडॉन। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है। मैंने तो आपको यहाँ पर क्या समझाना है अभी, पॉइंट म्यूटेशन समझाना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये जो है वो जर्नल सा एक आइडिया दे रहा था इसके काम करने के हवाले से, कि कैसे ये काम करते हैं जी। अच्छा, अब देखो पॉइंट म्यूटेशन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस बाय एन अदर। मिसाल के तौर पे ये CTC है। अब क्या है, ये बेसिकली है CTC। अब CTC में ए जो है ना, सी इसको मैं इधर नीचे ही लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे CGA, ये सही है, CAC, फिर CCA। अब आप यहाँ पर देखें, इस जगह पर, इस जीन में एक जो है वो टी की जगह पर क्या आ गया, ए आ गया। टी की जगह पर क्या आ गया, ये ए आ गया। तब इस किस्म का जो जीन म्यूटेशन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ अ वन बेस बाय एन अदर, यानी एक बेस जो थी टी, टी एक बेस पेयर था, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का बेस था, और इसको वो किससे रिप्लेस हो गया, एडेनिन के। मतलब थायमिन की जगह पर क्या आ गया, एडेनिन आ गया। और इतने से फर्क की वजह से हुआ क्या, इतने से फर्क की वजह से ये हुआ कि CTC, ये किसका जेनेटिक कोड था, ये जेनेटिक कोड था ग्लूटामिक एसिड का। लेकिन जब अगर टी की जगह ए आ जाए तो ये जेनेटिक कोड ही चेंज हो जाएगा। अब ये जेनेटिक कोड हो गया वेलाइन का। तो मतलब एक बेस, एक सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेंज आने की वजह से पूरा का पूरा जेनेटिक कोड जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब अगर ये जीन अब जाएगा राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम में जो है वो इसके साथ जो है वो बेसिकली एलेनिन के साथ ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या अटैच हो जाएगा, वेलाइन आके अटैच हो जाएगा। पूरा जीन ही जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन ही कैसा बनेगा, फिर एबनॉर्मल बनेगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, पॉइंट म्यूटेशन। इन्वर्जन अब देख लेते हैं क्या होता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि बेस जो है वो रोटेट कर जाता है, बेस जो है वो रोटेट कर जाता है 180 डिग्री पे। कैसे 180 डिग्री पर रोटेट कर जाता है, अब मिसाल के तौर पे ऐसा होगा, को मैं दोबारा यहाँ, ये तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पॉइंट म्यूटेशन को। अब इन्वर्जन में कैसे होगा, CGA CTC, यहाँ तक सही है। अब क्या हुआ, सी की जगह पर जो है वो, जो सी की जगह थी वहां ए आ गया, और ए की जगह पर क्या आ गया, सी। यानी ए जो है ये रोटेट कर दिया 180 डिग्री पर, और सी जो है वो रोटेट करके किसकी जगह पे चला गया, ए की जगह पर। यानी इन दोनों ने पोजीशन जो है अपनी क्या कर ली, चेंज कर ली। यानी CCA था, ये एक जेनेटिक कोड था, इसमें ए रोटेट कर गया सी की तरफ 180 डिग्री पर, और सी जो है वो 180 डिग्री पर कहाँ रोटेट कर गया, ए की तरफ। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन्वर्जन। इसको हम क्या कह रहे हैं, इन्वर्जन कह रहे हैं। और इन्वर्जन की वजह से भी तो चेंज आ रहा है ना। सी, देखो यहाँ पर CCA जो है वो किसका कोड था,
CCA कोड था किसका बेसिकली, ये ग्लाइसिन का कोड था। लेकिन अब ये CAC किसका कोड बन गया, ये वेलाइन का कोड बन गया। इन्वर्जन की वजह से भी जेनेटिक कोड क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अब ये कोड किसका बन गया, ये कोड हो गया जेनेटिक कोड वेलाइन का। और इस किस्म की जो म्यूटेशन होती है इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। अब फ्रेंडशिप म्यूटेशन क्या है, फ्रेंड दो टाइप की, एक डिलीशन और एक डुप्लीकेशन। इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं फ्रेंडशिप म्यूटेशन। देखो फ्रेंडशिप म्यूटेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ इसी में ही। एक डिलीशन और एक डुप्लीकेशन। पहले बात कर लेते हैं किसकी, डिलीशन की बात कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे इधर देखो, इसको यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। CA CA CTC CCA। अब क्या है, यहाँ से एक जो है वो डिलीट हो गया। क्या डिलीट हुआ है आप यहाँ पर देख लो तो, ए यहाँ से CG डिलीट हो गया। यहाँ पर क्या डिलीट हुआ है, यहाँ से आप देखो तो ये जी जो बेस था वो यहाँ से निकल गया इस डिलीशन। तो अब जेनेटिक कोड क्या बन गया, GAC TCC, फिर CA, फिर आगे जो जा रहा होगा उसके साथ ही मिल जाएगा। यानी अब अगर आप देखो तो इस डिलीशन की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। पूरा का पूरा आगे का जेनेटिक कोड का फ्रेम ही चेंज हो गया। अब आप इधर देखो, जब क्या थी, जब पॉइंट म्यूटेशन थी, पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ एक जेनेटिक कोड चेंज हुआ था, आगे पीछे वाले जीन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था ना। जैसे CGA अपनी जगह पर वैसे ही है, फिर CCA पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी जगह पर सेम है। सिर्फ एक मखसूस जेनेटिक कोड चेंज हुआ था, किसमें, पॉइंट म्यूटेशन। इन्वर्जन में भी ऐसा ही हुआ था, देखो ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ये अपनी जगह पर सही है, सिर्फ एक ये जो है वो जेनेटिक कोड चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखो, एक जी के निकलने की वजह से पूरा का पूरा जेनेटिक कोड ही, पूरा का पूरा जीनी का फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, यानी GAC हो गया। फिर आगे वाला ये वाला जेनेटिक कोड चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, आगे ये भी चेंज, यानी पूरा का पूरा ही जेनेटिक कोड क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी वजह से इसको हम कहते हैं फ्रेंडशिप म्यूटेशन। अब डुप्लीकेशन के अंदर देखो क्या हो, सी, अब मैं अगर ऐसे कर दूं डुप्लीकेशन में, CCGA CTCCA। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी जो है वो पूरा शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर अब क्या आ गया, पहले CGG आ गया, जबकि पहला कोड क्या था, CG है। फिर क्या आ गया, ACTCCA। आपको वाला CC ऐसा ही हो, लेकिन आगे वाले के जी, मतलब आगे वाले जेनेटिक कोड पे भी क्या आया है, इसकी वजह से थोड़ा असर आता है। एक सिर्फ जीन के ज्यादा होने की वजह से आगे वाला जेनेटिक कोड भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। और इस जब एक जीन एक्स्ट्रा हो गया, यानी यहाँ पर जी एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डुप्लीकेशन। इसको हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जीन म्यूटेशन में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। और ये सीक्वेंस में चेंज पॉइंट म्यूटेशन की फॉर्म में भी आ सकता है, इन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकता है, और डिलीशन और डुप्लीकेशन की फॉर्म में भी आ सकता है। और डिलीशन और डुप्लीकेशन को दोनों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, फ्रेंडशिप म्यूटेशन। चलिए एक चीज, एक मजी एक और एग्जाम्पल से आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वाई डिड द कैट ईट द रेट। देखें, अब हर जुमला, हर वर्ड तीन तीन लेटर पर कंसिस्ट है, वाई डिड द कैट ईट द रेट। हर जुमला एक एक जो है वो किस पर है, तीन तीन वर्ड्स पर, तीन तीन लेटर्स पर कंसिस्ट है। अब ये जो लेटर हैं आप इनको समझ लें, ये बेस है। और ये जो वर्ड है इनको समझ लें कि ये क्या है, ये वर्ड जो है वो जेनेटिक कोड है। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक जीन है, अगर आप ऐसे समझें। तो अब अगर मैं इसके अंदर, मैं अगर इसके अंदर एक काम ये करूं कि वाई, आई की जगह ए लगा दूं, वाई डेट द कैट ईट द रेट। देखिए अब यहाँ पर एक लेटर दूसरे लेटर से रिप्लेस हो गया यहाँ पर।
और यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, डिड की जगह क्या हो गया, डेड हो गया। तो इसको कह दूं कि ये पॉइंट ऐसा, ऐसी एग्जाम, इसको किसकी एग्जाम्पल में, किसकी एनालॉगी के तौर पे मैं ले लेता हूँ इसको, पॉइंट म्यूटेशन। यानी ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पॉइंट म्यूटेशन, सही है। अब अगर मैं ये कर दूं, इन्वर्जन अगर हो, तो इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन के अंदर जैसे लिखा हुआ ये ईट लिखा हुआ है, इन्वर्जन में ईट लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ईट में जो है वो टी की जगह एट आ जाए, टी की जगह ए आ जाए और ए की जगह टी, तो ईटा हो गया। ईट की जगह क्या, ईटा हो गया, ये भी एक वर्ड जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और इसको मैं क्या कह दूं, इसको मैं कह दूं इन्वर्जन। लेकिन अगर मैं इसमें एक कोई लेटर ऐड कर दूं, वाई डिड, यहाँ पर मैं जो है वो एक और ऐड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे वर्ड जो मैं ऐड कर देता हूँ ये सी कर देता हूँ, फिर वाई डिड द कैट ईट रेड। अब मैंने तीन तीन लफ्ज लेने हैं, सिर्फ तीन तीन लेटर का, तीन तीन लेटर का एक वर्ड बनाना है। वाई अपनी जगह पर सही है, फिर डिड अपनी जगह पर सही है, लेकिन सी टी एच, ये पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो गया। दूसरा ई सी ए, ये भी वर्ड चेंज हो गया। टी ई ए, ये टी हो गया, ऐसे ये पूरा वर्ड ही चेंज हो। तो अब इसको जो एक ऐड हुआ है, एक एक मैंने लेटर ऐड कर दिया, तो मैं इसको डुप्लीकेशन कहूंगा। और इसने पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज कर दिया, वर्ड्स का पूरा क्या कर दिया, आगे फ्रेम ही चेंज कर दिया। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी तरह एक लेटर इसमें से निकाल दो, तो भी पूरा का पूरा इस सेंटेंस का जो वर्ड का स्ट्रक्चर है आगे वो सारा चेंज हो जाएगा। जहां से भी जो लेटर ऐड हुआ है या डिलीट हुआ है, उससे आगे का पूरा जो है वो वर्ड्स का जो है वो क्या कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से इन दोनों को हम कहते हैं, डिलीशन और डुप्लीकेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे चलें, आगे चलें। यहाँ तक से कोई क्वेश्चन हो तो कर लो, मैं आगे डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहा हूँ, जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो हमारे पास डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ह्यूमन डिसऑर्डर्स की कुछ कुछ ह्यूमन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आया है, आ गया समझ में, रामायण को भी समझ आ गया, बाकी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो कर लीजिए। अच्छा, आगे चलते हैं कि जो जीन म्यूटेशन की वजह से, हाँ बावली पूछ रहे हैं सर, डुप्लीकेशन में एडिशन ऑफ बेसिस है या एडिशन ऑफ बेसिस ऑफ हिज ऑन? नहीं, एडिशन ऑफ बेसिस है। वही चार बेसिस हैं हमारे पास, एडेनिन गुआनिन थाइमिन। एक भी कोई बेस ऐड हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। अलिशबा कहती हैं सर, साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है? हाँ, साइलेंट म्यूटेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो एक म्यूटेशन वो होती है, एक तो म्यूटेशन वो होती है जो अपेयर हो जाती है। मिसाल के तौर पे अब जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ कि जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन आ रही है। अब जीन म्यूटेशन के अंदर आपने दो डिसऑर्डर पढ़ने हैं, एक सिकल सेल एनीमिया और एक होता है कौन सा वाला, फिनाइल कीटोनुरिया। अभी हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। तो कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो फिनोटिपिकली अपेयर हो जाती हैं, फिनोटिपिकली क्या हो जाती हैं, अपेयर हो जाती हैं, हमें पता लगता है। लेकिन हमारी हमारे पास बहुत सारी चीज जीन म्यूटेट हो रहे हैं। ये म्यूटेशन एक जर्नली एक प्रोसेस है जो चल रहा है, लेकिन क्या होता है वो एकदम से अपेयर नहीं होता, काफी टाइम के बाद अपेयर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइलेंट म्यूटेशन। अभी भी हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ रही है, लेकिन वो एकदम से शो नहीं हो रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन। एक होती है, एक म्यूटेशन वो होती है जो पॉजिटिव होती है, एक म्यूटेशन ऐसी भी होती है जो नेगेटिव होती है। पॉजिटिव म्यूटेशन भी कुछ हमारी सर आ रही होती हैं, तो उसमें से कुछ साइलेंट भी होती हैं जो हमें पता नहीं लगता, फिर बहुत ज्यादा जब चेंज आता है तो तब पता लगता है। फिनोटिपिकली मतलब ये होता है कि म्यूटेशन अगर फिनोटिपिकली अपेयर हो रही है तो वो विजिबल है, लेकिन अगर फिनोटिपिकली अपेयर नहीं हो रही है तो फिर क्या है, वो साइलेंट है, वो अपेयर अभी नहीं हो रही। तो चलें, हमने यहाँ पर बात करनी है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो दो डिसऑर्डर आपकी बुक में दिए हैं,
जिनको मैं भी आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जिस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर आता है जिसके बारे में बात करेंगे वो है बेसिकली सिक्किल सेल एनीमिया। हम इसकी बात करेंगे, सिक्किल सेल एनीमिया की बात करेंगे। तो सिक्किल सेल एनीमिया को हम हीमोग्लोबिन एसएस डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका ताल्लुक हीमोग्लोबिन से ही है। एसएस मीन सिक्किल सेल। हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, और हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होने की वजह से हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो ऐसे सिक्किल शेप के, इसको क्रीसेंट शेप भी कह सकते हैं या सिक्किल भी कह सकते हैं, दराती होती है घास को काटने वाली, उस शेप के हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको नाम दिया है हमने सिक्किल सेल एनीमिया। इस सर मिससेलेनियस म्यूटेशन इज अ पॉइंट म्यूटेशन। मिस सीन म्यूटेशन जो है वो पॉइंट, ज्यादातर पॉइंट म्यूटेशन ही होती है। सीन म्यूटेशन ज्यादातर पॉइंट म्यूटेशन ही होती है। अच्छा इधर देखें, क्योंकि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है तो बड़ी जल्दी अपेयर होकर आती है। अच्छा अब बेसिकली क्या है सिकिल सेल एनीमिया का, अगर हम काज देखें तो सिकिल सेल एनीमिया बेसिकली जो है वो उसका काज क्या है, डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन। किसमें डिफेक्ट आता है इसमें, हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके आरबीसीज हैं, आरबीसीज के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसको हम कह रहे हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं। हीमोग्लोबिन में जो हीम है, बेसिकली हीम क्या है, वो आयरन है। और आयरन के साथ जो है वो प्रोटीन की कितनी चेन होती है, प्रोटीन की जो है वो चार चेन होती हैं, दो अल्फा दो बीटा। तो ये मिलकर, ये स्ट्रक्चर जो है वो मिलकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर जो फर्क आता है, हीम का मतलब तो आयरन है, और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम जो आता है सिकिल सेल एनीमिया में, जो प्रॉब्लम आता है, हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। और वो जो एबनॉर्मल होता है कहाँ पर होता है, कि मिसाल के तौर पे ये हीमोग्लोबिन की जो चेन है अल्फा चेन है मिसाल के तौर पे ये, और ये कौन सी चेन है, ये बीटा चेन है। अल्फा चेन पर ये अमाइनो एसिड है, और ये अमाइनो एसिड है किसके ऊपर, बीटा चेन पर अमाइनो एसिड है। अब क्या होता है, बीटा चेन पर नंबर 6 वाला जो अमाइनो एसिड होता है, बीटा चेन में नंबर 6 वाले अमाइनो एसिड में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। यहाँ पर क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सिक्किल सेल एनीमिया होता है, इसमें क्या होता है कि जो 6 वाला अमाइनो एसिड है, बीटा चेन में जो 6 वाला अमाइनो एसिड है, उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, वेलाइन आ जाता है। जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोटीन ही क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो सिर्फ इतना सा फर्क आता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर, ये बात आपने मुझे, ये आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे देखकर बताना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल जो हीमोग्लोबिन है इसमें टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, ये आपने मुझे बाद में बताना है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना सा बता रहा हूँ कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें जो प्रोटीन की चेन होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। और कौन सी वाली चेन में प्रॉब्लम आता है, बीटा चेन में प्रॉब्लम आता है। और प्रॉब्लम भी कौन से वाले, हमारे 6 नंबर पर जो अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पर क्या आ जाता है, उसकी जगह पर आ जाता है वेलाइन। और आपको पता है हुआ क्या होगा, ये होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से कैसे हुआ ये, मिसाल के तौर पे ये जेनेटिक कोड था डीएनए के ऊपर। ये अब तमाम जेनेटिक कोड मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, 1 2 3। अब ग्लूट 1 2 3 4 5 6 नंबर पर जो जेनेटिक कोड था वो था CTC। कौन सा वाला था, CTC। और CTC किसका जेनेटिक कोड है, ये है ग्लूटामिक एसिड का कोड। जब ये मैसेज जाएगा राइबोसोम के पास तो 6 नंबर पर वो क्या लगाएगा, ग्लूटामिक एसिड लगाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आया कि पॉइंट म्यूटेशन हो गई, और उस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि नंबर 6 पर T की जगह पर A आ गया। सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज आया, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि जेनेटिक कोड ही चेंज हो गया। CAC तो किसका कोड है, CAC कोड है वेलाइन का। और यहाँ पर नंबर 6 पोजीशन पर क्या लग गया, वेलाइन लग गया। तो सिंपल सी बात है कि CTC ग्लूटामिक एसिड का कोड है और CAC किसका कोड है, वेलाइन का कोड है। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो HbS होता है अगर ये हो जाता है जिसको भी, तो उसमें क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसको हम HbS भी कह रहे हैं,
तो लॉस्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल हो जाएगा, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ, ये एबनॉर्मल हुआ, अब ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, और इसकी वजह से शेप ऑफ आरबीसीज भी कैसी हो जाती है, आरबीसीज की शेप जो है वो सिक्किल शेप हो जाती है। सिक्किल शेप मतलब कैसी हो जाती है, क्रीसेंट या दरांती शेप का हो जाती है। एक मिनट, एक क्वेश्चन ले लूं मैं। 574, जी जी 574 अमाइनो एसिड होते हैं, गुड। ड्यू टू, अच्छा अब ये होता क्यों है, अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम आएगी तो कैसे आएगी, अभी होमोजाइगस रिसेसिव वगैरह तो हमने जेनेटिक्स में पढ़ने हैं। अब मिसाल के तौर पे देखो, मैं कहता हूं कि ये HbS, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है। HbS क्या है, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है। और Hb ये क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है। अब क्या होता है कि किसी ये जो एबनॉर्मल जीन है इसको हम रेसेसिव कह रहे हैं मिसाल के तौर पे, और ये जो जीन है इसको हम क्या कह रहे हैं, जो नॉर्मल है इसको हम डोमिनेंट कह रहे हैं। अब अगर किसी को अपने फादर की तरफ से भी HbS मिल जाए, यानी रेसेसिव जीन मिल जाए, और मदर की तरफ से भी HbS यानी रेसेसिव जीन मिल जाए, दोनों तरफ से रेसेसिव जीन मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा बंदा, ये बंदा या बंदी हो जाएंगे होमोजाइगस रेसेसिव। और होमोजाइगस रेसेसिव जो लोग होंगे उनमें कोई भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तमाम के तमाम हीमोग्लोबिन या आरबीसी कैसे बनेंगे, ऐसे एबनॉर्मल। तो उनको क्या हो जाएगा, उनको हो जाएगा सिकिल सेल एनीमिया। लेकिन अगर कंडीशन ऐसे आ जाए कि उसको अपने फादर की तरफ से नॉर्मल मिल जाए और मदर की तरफ से क्या मिल जाए, मदर की तरफ से मिल गया उसको कौन सा वाला जीन, सिकिल सेल का जीन। अभी ये होमोजाइगस नहीं है, ये है हेटेरोजाइगस, यानी एक तरफ से नॉर्मल जीन मिल गया, दूसरी तरफ से एबनॉर्मल। अब क्या होगा, इसकी बॉडी में जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बन, आरबीसीज भी बनेंगे और नॉर्मल भी बनेंगे, दोनों तरह के बन रहे होंगे, तो ये फिर भी सरवाइव कर जाएगा। मसला किसका होगा, इसका होगा जिसको दोनों तरफ से जो है वो क्या मिले हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के यानी सिकिल सेल के क्या मिले हैं, जीन मिले हैं। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, कास की बात कर ली के सिकिल सेल एनीमिया का कास क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि जिसको हो जाता है सिकिल सेल एनीमिया, तो उसके कौन कौन से उसको सिम्टम्स जो है वो अपेयर होते हैं। तो देखो, एक तो सिम्टम हो गया फटीग। अब आपको पता है कि जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही होगी तो क्या होगी, फटीग होगी, थकन होती है। पहली तो इसका क्या हो गया कि फटीग होगी, पेलनेस हो जाएगी, बॉडी को ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही, हीमोग्लोबिन नहीं स्किन को पहुंच रहा तो स्किन पेल हो जाएगी। फीवर होगा, बुखार भी होगा क्योंकि इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। इसके अलावा रैपिड हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी को नहीं पहुंच रही होगी तो दिल तेज रैपिड जो है वो हार्ट जो है वो क्या करेगा, बीट करेगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रही तो फिर सांस भी जो है वो क्या होगी, मुश्किल से ली जाएगी। ये क्या होगा, ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एक ट्रीटमेंट तो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी उसकी बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन रहे तो उसकी ब्लड को ट्रांसफ्यूजन की जाएगी, यानी नॉर्मल ब्लड उसकी बॉडी में डाला जाएगा और वो जो एबनॉर्मल ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन वाला ब्लड है, वो उससे निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा पेन होता है तो मेडिसिन दी जाएंगी पेन को रिलीव करने के लिए, क्योंकि सिकिल सेल आरबीसी थोड़े हार्ड होते हैं और कैपिलरीज के अंदर जाकर वो जम भी जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं वहां पर, तो वो पेन भी हो सकता है। एक और तरीका है इसका जो ट्रीटमेंट है, जीन थेरेपी, या जिसको हम कहेंगे बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। आपको पता है हमारे आरबीसी कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिनमें क्या बनते हैं, आरबीसी हमारे बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एबनॉर्मल जीन को निकाल कर इसमें क्या कर दें, नॉर्मल जीन लगा दें, या जो नॉर्मल स्टेम सेल्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दें, तो वो नॉर्मल स्टेम सेल जो है, स्टेम सेल जो है वो नॉर्मल जीन रखने वाले, वो क्या करेंगे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर दें। तो ये क्या थे, ये इसके कुछ जो है वो ट्रीटमेंट थी, लेकिन ऐसे कंप्लीट कोई ट्रीटमेंट इसकी इस तरह से नहीं है। प्योर अगर क्योर कहें तो सिर्फ ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है इसका एक जो ट्रीटमेंट है। ये बात हमने कर ली किसके बारे में, ये बात हमने कर ली सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब हमारे पास जो दूसरा डिसऑर्डर यहाँ पर आ रहा है जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, वो है फिनाइल केटोनेरिया। फिनाइल केटोनेरिया बेसिकली क्या है, बेबी बोर्न विदाउट द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन एन अमाइनो एसिड
फिनाइल एलेनिन। यानी ये जो बच्चे होते हैं, जो फिनाइल केटुनेरिया क्या है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये कंजेनाइटल भी यानी पैदाइशी जो है ये हो जाता है। और ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ये होती है कि अब आपको पता है कि फिनाइल एलेनिन जो है ये, फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है, और हमारी बॉडी में इस अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। टायरोसिन भी एक अमाइनो एसिड है, ये ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टायरोसिन में। और इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कराने का जो काम करेगा, जो एंजाइम, वो होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज। ये एंजाइम इसको कन्वर्ट करवाने का काम करेगा, फिनाइल एलेनिन को किसमें, टायरोसिन में। और टायरोसिन क्या काम करता है, ये मेलानिन बनाता है हमारी स्किन में। हमारी स्किन का जो पिगमेंट होता है, इसकी वजह से हमारी स्किन का कलर आता है मेलानिन, ये मेलानिन बनाने में हेल्प करता है। अब जो फिनाइल केटुनेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं, या जो बच्चे जिनको फिनाइल केटुनेरिया की डिजीज होती है, उनकी बॉडी में क्या नहीं बन रहा होता, उनकी बॉडी में ये एंजाइम नहीं बन रहा होता। ये एंजाइम भी तो प्रोटीन का बना हुआ होता है ना, तो ये एंजाइम बन नहीं रहा होता प्रॉपर, या ये अबनॉर्मल बन रहा होता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। जब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। बॉडी में क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होगा। जब ये बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक दूसरे टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फिनाइल कीटोनेस। ये क्या है, ये टॉक्सिक है। और ये जाकर किसको डैमेज करता है, ये डैमेज करता है हमारे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है जो ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको टायरोसिन कहते हैं। और टायरोसिन हमारा मेलानिन पिगमेंट यानी स्किन पिगमेंट बनाने में, कलर का पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। अगर किसी के पास ये एंजाइम मौजूद नहीं है, या नॉर्मल बन रहा है किसकी वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, तो ये फिनाइल एलेनिन जब ज्यादा जमा होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल कीटोनिन, कीटोनेस में। तो ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो किसको डैमेज करता है, जो हमारे ब्रेन को जो है वो क्या करता है, डैमेज करता है। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी बता दी किसकी, कि कैसे काम करता है ये। अच्छा, अब अगर हम आ जाते हैं काज, के इसका जो है वो काज बेसिकली क्या है किसका, फिनाइल कटने का। तो इसका काज की अगर हम बात करें, तो इसका काज भी क्या है, पॉइंट म्यूटेशन ही है। एक एक बेस में कोई फर्क आता है। अब आपकी बुक में वो डिटेल में वो जीन दिया हुआ नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं बता रहा। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। और ये कौन सा है, ये भी रेसेसिव जीन की वजह से होता है। तो ऑटोजोमल रेसेसिव जीन है, ये भी सिकल सेल एनीमिया की तरह ऑटोजोमल रेसेसिव जीन है। जो भी ऑटोजोमल डिसऑर्डर होते हैं, उनमें मेल और फीमेल दोनों में होने के चांसेस इक्वल होते हैं। आपको पता है ना, ऑटोजोम्स मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। तो ये ऑटोजोमल जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो मेल और फीमेल दोनों में होने के चांसेस क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। सेक्स जो सेक्स क्रोमोसोम पर के से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं ना, सेक्स लिंक, वो अलग अलग फर्क आ जाता है। तो ये ऑटोजोमल रेसेसिव जीन की वजह से होता है। और आपको पता है रेसेसिव जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, यानी जब वो फादर फादर से भी मिले और मदर से भी वही जीन मिले। और इसमें क्या होता है, इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एक एंजाइम्स के बनने का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसमें एक एंजाइम लेक होता है। और उस एंजाइम का मैंने आपको नाम क्या बताया, फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज, ये इसका नाम है, ये उस एंजाइम का नाम है। अब अगर हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पर, कि इसकी ट्रीटमेंट बेस, इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, अगर हम इससे देखें कि ये जो डिजीज है अगर किसी को हो जाती है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स के अंदर एक तो आ जाएगा लाइटर स्किन। आपको पता है कि टायरोसिन नहीं बनता, फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में। और मैंने आपको बताया था टायरोसिन किस चीज में हेल्प करती है, हमारी स्किन को कलर देने में। तो जब टायरोसिन फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, लाइटर हो जाता है। हेयर का सिर्फ लाइटर स्किन का कलर नहीं होता, साथ में हेयर का कलर भी लाइटर हो जाता है, और आइस का कलर भी क्या होता है, इनका लाइटर होता है। देन अपने भाइयों,
बहन भाइयों के मुकाबले में। और डिलेड मेंटल एंड सोशल स्किल्स। अब जाहिर सी बात है, ब्रेन डैमेज हो जाता है ज़्यादा जब फिनाइल जमा होता है। तो मेंटल जो स्किल्स होती हैं, मैथ करने की जो स्किल्स हो गई, सोशल जो है वो ये बच्चे जो होते हैं दूसरों बच्चों के साथ खेलना कूदना, ये सब चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, इनमें डिले हो जाती हैं, वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। और जर्किन मूवमेंट्स भी होती है, यानी हाथों पे पैरों में झटके लगते हैं, वो भी आते हैं। ट्रीमर्स भी होते हैं, यानी क्या कहना चाहिए, जो कप कपी आना, ऐसे वो श्रिंक होना जो है वो, वो क्या कहते हैं कि जो वो कप 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 आते हैं हाथ जो है वो। तो इसके अलावा जो है वो, अब अगर आ जाए हम इसकी शेक होते हैं मतलब हाथ, इसकी ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आ जाएं, तो अब क्या होता है कि अब आपने ऐसी डाइट देनी है बच्चों को, अगर किसी बच्चे को डायग्नोज हो जाता है कि इसको फिनाइल कैटरीनेरिया की जो डिसीज है, तो उसको ऐसी डाइट दी जाती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड क्या हो, बहुत कम हो। और उन बच्चों को जो एक स्पेशल जो है वो एक मिल्क दिया जाता है जिसको कहते हैं लोफिनेलेक। ये एक स्पेशल जो मिल्क होता है, और इस मिल्क के अंदर क्या नहीं होता, फिनाइल एलेनिन नहीं होता। क्योंकि अगर ये फिनाइल एलेनिन लेंगे तो ये इनकी बॉडी में जमा होगा, और जमा होकर फिर किस पर इफेक्ट करेगा, इनके ब्रेन पर जो है वो क्या करता है, अटैक करता है। इट कैन बी यूज थ्रू आउट लाइफ, इनको यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है वो इस बेसिक जो ट्रीटमेंट है इसकी यही है कि फूड ऐसा दिया जाएगा जिसके अंदर जो है वो फिनाइल एलेनिन नहीं होगा। स्पेशली अंडे जो होते हैं, अंडों के अंदर फिनाइल एलेनिन होता है, मिल्क होता है, इससे क्या करना, इससे बच्चों को जो है वो क्या कराया जाता है, अवॉइड कराया जाता है। अब जल्दी इसमें क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन आपने करना है।